रजीम। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जिसको प्रपोज करने वाले लिनियस पॉलिंग थे। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसने कहा था कि सबसे पहले जो हमारे पास जितने भी हमारे पास जो मेटल आयन होगा कम्प्लेक्सेस के अंदर वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल एस और पी ऑर्बिटल्स हमें प्रोवाइड करेंगे। जितने को जो भी ऑर्बिटल वहाँ पे यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर यूटिलाइज होगा वो हमें मेटल आयन वैकेंट फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। और लिगेंड का काम वहाँ पे ये होगा कि वो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा पोस्टुलेट इसका ये था कि जब भी एक लिगेंड किसी भी मेटल आयन के करीब जाएगा, उसको अप्रोच करेगा, तो वो कॉज कर सकता है कि उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे उनके दरमियान रीअरेंजमेंट को। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे होगी वो मैं एग्जांपल के अंदर दिखाऊंगा। इसका तीसरा पोस्टुलेट था वो ये था कि जो मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और वही हाइब्रिडाइजेशन हमें उसकी क्या बताएगी, उसकी ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्स की बताएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास उस मेटल के अंदर जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होती है तो वो क्या होगा, कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो है लीनियर होगा। लेकिन अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी उस कॉम्प्लेक्स की। इसी तरह अगर dsp2 होगा तो वो हमारे पास स्केयर प्लानर फॉर्म होगी। और अगर इसके अलावा अगर d2sp3 या sp3d2 होगी तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। इसी वैलेंस बाउंड थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम दो किस्म के एग्जांपल्स लेंगे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ हमारे पास दो किस्म की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं। पहली d2sp3 और दूसरी हमारे पास sp3d2। तो इन दोनों के लिए एग्जाम्पल जो है जो हम डिस्कस करेंगे। अब पहले हम डिस्कस करते हैं d2sp3 के लिए, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल ली है, ये आइन है हेक्सा एमोनिया कोबाल्ट का। तो इसको हम कोबाल्ट की अब हम देखते हैं कि कौन सी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन ये करेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, और किस तरीके से करेगा, क्या इसके अंदर ये अरेंजमेंट होगी या नहीं होगी। अब अगर हम कोबाल्ट को देखो अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के अंदर तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल की क्या होती है, 4s2 और 3d7, ये उसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये आउटर मोस्ट शेल और ये उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल होता है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर ये क्या होगा, इसकी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, दो पेयर फॉर्म में, तीन अनपेयर, और यहाँ पे 4s के अंदर पेयर फॉर्म में। जब यहाँ पे हम देखते हैं तो कि कोबाल्ट जो है वो इस स्फीयर के ऊपर +3 है, क्योंकि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल स्पीशी है, तो इसका मतलब है कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा, क्योंकि अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो अमोनिया जब ग्राउंड स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये वाला है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से पेयर फॉर्म में ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो उसकी जो नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, दो यहाँ पे दो पेयर्ड है, यहाँ पे सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बाकी सारे अनपेयर फॉर्म में। और यहाँ पे जो 4s के दो थे वो भी उसने लॉस कर दिए, तो यहाँ पे ये भी वैकेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 4p क्यों लिखा है, जबकि इसके अंदर तो 4s तक का कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे अगर हम 4p 4d आगे कुछ भी लिख दें तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो है ही वैकेंट। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसके इन्वॉल्व होगा इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। अब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब जब लिगेंड इसके करीब आता है, अमोनिया 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने के लिए इस कोबाल्ट के करीब आएंगे, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अमोनिया जो एक स्ट्रांग लिगेंड है उसकी ताकत होती है कि वो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को रीअरेंज करें, उनको रिपल्जन देते हैं। तो उस रिपल्जन की वजह से ये जो अनपेयर्ड वाले पड़े हैं ये शिफ्ट होने लग जाते हैं और पेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसको यहाँ पे कह सकते हैं हम, तो ये कुछ इस तरह से पेयरिंग इनके दरमियान हो जाती है, अनपेयर से पेयर फॉर्म में चले आते हैं। दोबारा हमने वही उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जो हमने पीछे देखी है। तो ये इस फॉर्म में रीअरेंज फॉर्म में आ गया जब अमोनिया उसके करीब आया। तो अब क्या होगा कि ये 3d, ये हमारे पास 4s है और ये हमारे पास 4p है। तो दो ऑर्बिटल इसके, तो d2 एक s का और 3p के, ये जब मिलेंगे तो हमें 6 न्यू ऑर्बिटल देंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी। तो ये जो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं ये सब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, या फिर इसको हम इस तरह भी यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी सेम होगी क्योंकि ये हाइब्रिडाइज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने उनको अलग अलग थोड़ा सा कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा।
तो इस तरह से इनके दरमियान 6 ऑर्बिटल बन जाएंगे और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल इनके साथ लिंकेज या बॉन्डिंग कर लेंगे, और वो कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होगी। अब इस किस्म के कम्प्लेक्सेस को हम कहते होते हैं इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस, या फिर लो स्पिन कम्प्लेक्सेस, या फिर स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्सेस। अब इसका रीज़न क्या है? इनर ऑर्बिटल हम उनको इसलिए कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर डी का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, इनर वाला होता है। मीन्स अगर हम देखें तो 4 जो है ये हमारे पास आउटर ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ जो बॉन्डिंग के अंदर वो इन्वॉल्व कर रहा है वो 3D को कर रहा है, तो वो हमारे पास 4 के अंदर हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस होंगे। लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड हम इनको इसलिए कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा यानी कि ऑर्बिटल नहीं होगा कि यहाँ पे वो अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पड़े हो, सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं। को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि sp3d2 होगी। यहाँ तो हमने देखा कि d2sp3 है ना, वहाँ पे sp3d2 होगी। तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट दोबारा अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही हो जाएगी जो हमने पीछे भी देखी है, और 4s उसका वैकेंट हो जाएगा। अब जब F इस कोबाल्ट के करीब आएगा ना, 6F इसके करीब आएंगे, तो इसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इनको रीअरेंज कर सकें, क्योंकि ये एक वीक लिगेंड है, तो ये इसको रीअरेंज नहीं कर पाता, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगी वो सेम की सेम रहेगी, नो रीअरेंजमेंट। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कांट एबल टू रीअरेंज, तो वो उनको रीअरेंज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो इनके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन होगी वो फिर इस तरह होगी कि इसके 4s का एक ऑर्बिटल, p के 3 और 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो d के इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर, और ये बना देंगे sp3d2 6 ऑर्बिटल्स, जो इनकी हाइब्रिडाइज हो जाएंगी, सेम एनर्जी हो जाएगी, और 6 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे आ जाएंगे बॉन्डिंग के लिए। अब अगर हम इनको देखें तो ये सारे तो पेयर्ड फॉर्म के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इन 4 को देखें तो ये अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो लिगेंड सॉरी ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये कंडक्टेंस शो करेगा, मैग्नेटिक कंडक्टेंस। तो इसलिए इस किस्म की कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर हाई स्पिन, क्योंकि उसके अंदर अच्छी खासी स्पिन है, या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस का नाम भी देते होते हैं। आउटर ऑर्बिटल इसलिए कहते हैं कि अब इन्होंने बाहर वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4D था वो इस्तेमाल किया है, इसलिए इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देखते हैं तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि हमारे पास 2 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं। एक हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और दूसरा हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। टेट्राहेड्रल में ये होता है कि उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर जब वो स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसके अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, dsp2 होगी, और ये उन दोनों के एग्जांपल्स हैं उनकी एग्जांपल्स को। तो यहाँ पे हमने पहले एग्जांपल लिया है निकल और CO4 की, ये हमारे पास है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और निकल यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पड़ा होता है। तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगी, 3 पेयर 2 अनपेयर और फिर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूँकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्राउंड स्टेट का या ऑक्सीडेशन स्टेट का हो, कि उसमें इस बॉन्डिंग इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता, क्योंकि वो अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो उसका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट यही है उसकी कन्फिग्रेशन रहेगी। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हमारे पास लिगेंड इसके पास आता है, क्योंकि CO जो है वो स्ट्रांग लिगेंड है, तो जो ही वो इसके पास आता है तो वो इसके दरमियान रीअरेंजिंग काज करेगा। तो यहाँ पे जो 4s के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से जंप करके 3D में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ से जो ही इसके अंदर शिफ्ट होंगे, यहाँ से उनकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। पहले 3 पड़े थे, 2 ये भी आ गए, तो ये भी पेयर्ड में आ गया। तो अब ये सवाल भी पैदा नहीं होता कि ये अब बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 4s को देखें और 4p को देखें तो वो वैकेंट है, तो इसलिए ये जब आपस में मिलेंगे तो वो हमें 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देगा, जो इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी। तो अब जब कोबाल्ट इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा 4, तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंकेज हो जाएगी और हमारा कॉम्प्लेक्स
रेडी। लेकिन अब इनको हम देखें तो ये सारा का सारा हमारे पास पेड फॉर्म में है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। और हम जब दूसरी फॉर्म इसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि निकल अपनी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, बल्कि वो अपने ज़ीरो से किस में चला गया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर शिफ्ट कर गया, जंप कर गया है। यहाँ पे हमने देखा था ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि वहाँ पे उसके अंदर जीरो ऑक्सीडेशन 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, लेकिन जब वो +2 ऑक्सीडेशन में आएगा तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वैकेंट बच जाएगा। अब जब इसके बाद साइनाइड ग्रुप इसके अंदर आएगा, करीब आएगा, तो वो खुद एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास लिगेंड है, तो वो भी इसके अंदर क्या करेगा, रीअरेंजिंग काज करेगा, तो उस रीअरेंजिंग की वजह से ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और ये पेड़ में आ गए 4 ऑर्बिटल्स। अब एक बच गया, अब ये एक भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, बाकी 4s का एक, और ये जो p होगा इसके 2 ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, तो हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज न्यू ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, dsp2। ये d का एक, ये s और ये p के 2 हो जाएंगे, तो dsp2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो जब 4 साइनो ग्रुप करीब आएंगे तो वो इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई हमारे पास अनपेयर नहीं है, और सिमिलरली यहाँ पे भी कोई अनपेयर नहीं है, तो ये भी हमारे पास डायमैग्नेटिक ही होता है। करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। तो पहले लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने इन कॉम्प्लेक्सेस के कलर को डिस्कस नहीं किया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर देगा और किस तरह देगा, और ना इन्होंने इनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डिस्कस किया। ठीक हो गया। तीसरा इसका जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इन्होंने हमें बताया तो सही, एक नई बात बताई कि इनर ऑर्बिटल यूज़ करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों, उसने रीज़न नहीं दिया, तो ये भी इनका लिमिटेशन में आएगा। इसके अलावा उन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं की। और इसके बाद एक लास्ट बात जो ख़ास है, उन्होंने जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन की तो उन्होंने हमें 2 ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया। तीसरा ऑर्बिटल को यूटिलाइज क्यों नहीं होता है बॉन्डिंग के अंदर, ये भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया तो यहाँ पे हमने देखा कि p का एक ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पे p का दूसरा ऑर्बिटल आ रहा है, तो ये बन के dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रही है। लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है p का थर्ड p वह जो है, जिसको हम py या pz भी कह सकते हैं, तो ये वाला उन्होंने बॉन्डिंग के अंदर यानी कि कॉम्प्लेक्स ने यूज़ क्यों नहीं किया, ये भी उसके रीज़न भी नहीं था वीबीटी के पास, तो इसलिए ये भी इसकी लिमिटेशन में इंक्लूड हुआ।